वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बाल संवर्धन के पार्ट 2 की, जिसमें हम बाल संस्कार, माइलस्टोन्स, दंत विज्ञान, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले संस्कार देखते हैं। तो संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संस्कार हुई गुण अंतर आधानम उच्यते, जिसका क्या मतलब होता है कि नवीन गुण का आधान करना। बाल संस्कार न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, ये कोई धार्मिक नहीं है बल्कि धार्मिक है, लेकिन उसके साथ साथ बालक के शारीरिक, मानसिक और इम्यूनोलॉजिकल एवं विकासात्मक मानदंडों के वैज्ञानिक परीक्षण व प्रोत्साहन के चरण है। यानी इससे कोई धार्मिक लाभ नहीं है बल्कि शारीरिक, फिजिकल, इमोशनल, इम्यूनिटी और विकास होता है, डेवलपमेंटल भी इसके लाभ होते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जात कर्म से, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जात कर्म के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका टाइम क्या है, कब इसे कराना चाहिए। तो इसे जन्म के तुरंत पश्चात कराना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें स्वर्ण प्राशन कराते हैं। स्वर्ण प्राशन यानी गोल्ड फॉयल लेंगे, उसे मिलाएंगे हनी और घृत के साथ और उसे चटाया जाता है बच्चे को। आनुवांशिक एवं नैसर्गिक यानी इनेट इम्यूनिटी में वृद्धि करता है। इससे होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ भी चुका है कि क्या करता है, मेधा अग्नि का वर्धन और बल वर्धन करता है और ओरल सक्शन और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स का परीक्षण करता है कि बच्चा खा पा रहा है, उसका रिफ्लेक्स सही है या नहीं है। सेकेंड आता है नामकरण। नामकरण कौन कौन से दिन होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन मैं करूँगी। 10वें दिन, 12वें दिन और 100वें दिन होता है, या फिर 1 वर्ष में। समझ आया? 10वें दिन, 12वें दिन या 100वें दिन या फिर 1 वर्ष में करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है कि इससे बालक को सामाजिक पहचान और व्यक्तिगत अस्मिता प्रदान करता है, यानी ये एक पर्सनल आइडेंटिटी देता है बच्चे को। नवजात शिशु में श्रवण शक्ति यानी हियरिंग रिस्पॉन्स का प्राथमिक परीक्षण कान के पास नाम उच्चारण करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें समझ आई कि कौन सा कब करना है। जात कर्म जन्म के तुरंत पश्चात करना है और नामकरण जन्म के 10वें दिन, 12वें दिन, 100वें दिन या 1 साल। अब बात करते हैं निष्क्रमण की। देखो, जहाँ पे डिलीवरी होती है उसे क्या कहा जाता है, सूतिकागार। तो वहाँ से ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है कि 4 महीने तक सूतिकागार में ही उस स्त्री को और उस बच्चे के साथ रहना होता था। तो यहाँ पे 4 महीने के बाद उन्हें बाहर जाने का मतलब उन्हें छुट्टी मिल जाती है, उन्हें बाहर जाना है। तो बालक को प्रथम बार घर से बाहर सूर्य एवं चंद्र दर्शन हेतु लाया जाता है। तो क्या होता है कि जब बालक बाहर जाता है तो सूर्य का दर्शन करता है और चांद को भी देखता है। तो इससे डेवलपमेंटल ट्रैक क्या होता है कि 4 मंथ में जो हम माइलस्टोन पढ़ते हैं में डेवलपमेंट होता है, जैसे कंप्लीट हेड होल्डिंग, ऑडिटरी विजुअल ट्रैकिंग जो कि हम पढ़ेंगे माइलस्टोन में, और विटामिन डी का सिंथेसिस होता है धूप से, प्राकृतिक वातावरण एनवायरनमेंट को जानता है और बाह्य उद्दीपन से अनुकूल सेंसरी एडेप्टेशंस उसकी होती हैं। अब बात करते हैं 4th की अनप्राशन। अनप्राशन कब होता है, 6 मंथ में। इनके मंथ्स याद करना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले प्रथम बार फल प्राशन या अनप्राशन कराया जाता है, जिसमें हल्का सुपाच्य आहार जैसे शीर, षष्ठी, दलिया देना चाहिए। ठीक है, दलिया देना चाहिए, जिसमें डेवलपमेंट क्या हो जाएगा 6ठे महीने के हिसाब से, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ट्रांजिशन फेज। इससे क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो डाइजेशन हमारा सिर्फ दूध का हो रहा था, अब उसे थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ेगा कैपेसिटी को, के वो अब बाकी फूड भी डाइजेस्ट करे, वो धीरे धीरे ही हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कर्णवेद की। कर्णवेद कब होता है, 6, 7 और 8। 6 में अनप्राशन के बाद 6, 7 और 8 में क्या करेंगे, कर्णवेद करेंगे, जिसमें आभूषण धारण एवं रक्षा हेतु और क्या हो जाएगा, एक्यूपंक्चर एवं न्यूरो सर्कुलेटरी प्रभाव होता है। आंत्रवृद्धि हर्निया से रोकता है और कम्युनिकेबल डिसीज से रोकता है। ठीक है, और ये पौराणिक मान्यता है, ये साइंटिफिक नहीं है, ये एक देवता वाली जो विधि है उसके हिसाब से कान के लोब्यूल में माइल्ड न्यूरो स्टिमुलेशन होता है। 6 आता है चूड़ाकरण यानी चौल। इसका क्या मतलब है, ये पहले इसका टाइम देखते हैं। 1 से 3 साल की आयु में कराया जाता है मुंडन संस्कार। ठीक है, सारे बाल हटवा दो क्रेनियल हाइजीन के लिए। ठीक है, उससे आपके जो क्रेनियल जो आपका स्किन है वो कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है,
और इन्फेक्शन से बच जाती है। सिर के तापमान नियंत्रित हो पाता है और केशाग्र वृद्धि, यानी आपको पता ही है जब आप गंजे होते हो तो आपके बाल अच्छे से आते हैं। लास्ट आता है उपनयन। 5 से 8 उपनयन का मतलब होता है शिक्षा और अनुशासन। तो इसमें क्या होगा, आप सीखोगे कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि आप बच्चों के बीच रहोगे तो बच्चे से बच्चा सीखता है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार ये चीज़ पूछी जाती है, सो ये चीज़ याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ मैं आपको इतना इजीली याद करा दूंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना इजी तरीके से भी हम ये चीज़ याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किस पैटर्न से आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको हॉरिजॉन्टल नहीं पढ़ाऊंगी कि 3 मंथ्स में ये इस तरह, नो। मैं पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पूरा बताऊंगी, फिर फाइन, फिर लैंग्वेज और फिर विज़न वाला। समझ आ गया कि हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बेसिक टर्म्स के मीनिंग आपको बताती चलती हूँ। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। एफ से फाइन, एफ से फिंगर याद कर लोगे ना? अरे बोलो, एफ से फाइन और एफ से फिंगर याद हो जाएगा ना? एफ से फाइन और एफ से फिंगर, ठीक है। एफ से फाइन और एफ से फिंगर। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ओवरऑल बॉडी का जो डेवलपमेंट होगा। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब है जो बड़ी मसल्स हैं, जैसे कि हाथ की और पैरों की, और सॉरी हाथ की नहीं आएगा, हाथ का तो फिंगर में आ जाएगा, पैरों की, गर्दन की, कमर, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आएगा, एक्सेप्ट फिंगर एंड हैंड। समझते हो कि नहीं समझते? लैंग्वेज आपको पता ही है, पर्सनल एंड सोशल विजन आपको पता ही है। चलिए शुरू करते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से। तो पहले मैं फिर ये और बता दूँ, इसमें टोटल 10 है। मैं लिख ही देती हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। मैं स्क्रीन वर्टिकल कर लेती हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कितने हैं? 10 स्टेप्स हैं। अब इन 10 स्टेप्स को आप याद किस तरह से करोगे? आप इसमें डिफरेंस देख पा रहे हो कि 3 6 9 12 15 18 2 3 4 5। तो 3 का टेबल पढ़ो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। 18 माह तक आपने कर लिया। उसके बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। याद हो गया ना प्यारे बच्चों? इतना याद करना था। अब हम आते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पे। तो यहाँ सबसे पहले कह रहे हैं कि जब बच्चा 3 महीने, मैं एक पहली बात ये और बता दूँ कि बच्चा धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करता है। तो जो आज बेसिक करे वो कल एडवांस करेगा। समझते हो कि नहीं समझते? अगर वो आज बेसिक ही नहीं कर रहा तो कल एडवांस कैसे करेगा? तो आपको एडवांस करने के लिए बेसिक करने की ज़रूरत है। अगर आपका बेसिक ही शुरू नहीं होता, यानी बच्चे के दांत नहीं आ रहे, कोई बच्चा बोलना नहीं सीख रहा, समझना नहीं सीख रहा, तो उसका क्या मतलब है? डिले डेवलपमेंट है। वो भी आगे हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं नेक होल्डिंग, हेड कंट्रोल अचीव। ठीक है, नेक होल्डिंग का क्या मतलब होता है कि बच्चा जब बैठता है, लेटता है, तो वो अपनी नेक को होल्ड कर पाता है। समझते हो? जब आप उसे गोदी में लेते हो तो 3 मंथ में वो क्या करने लगता है? अपनी नेक को संभालने लगता है। आपने देखा होगा, अभी एक चैनल है, मैं नाम नहीं ले सकती, ठीक है, तो उस चैनल पे मैं चलो बता ही देती हूँ, केशव शशि ब्लॉग्स करके एक चैनल का नाम है। तो उनका भी बेबी हुआ है, तो एक बार एक वीडियो आई थी उनकी, मैं असल में उन्हें देखती हूँ, ठीक है। तो केशव शशि ब्लॉग्स में उनकी वीडियो आई, तो बच्चे को किसी ने, है ना, देखो माँ बाप होते हैं वो केयर करते हैं, बट जो दूसरे होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो केयर नहीं करें, बट कभी कभी बेएहतियाती हो जाती है, ठीक है, आप उस तरीके से उसकी केयर नहीं कर पाते। तो उसने बच्चे को लिया, तो उसकी गर्दन थोड़ा इधर उधर हो गई थी। तो किसी ने कमेंट में लिखा कि बच्चे को सही से लिया करो, वरना गर्दन में खिंचाव आ सकता है। और जैसे ही हाथ के लिए भी कहा जाता है कि बच्चों के हाथ से नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, हाथ उतर जाता है। तो ये सारी बातें होती हैं क्योंकि बच्चा जब तक नेक होल्ड कर नहीं पाता। समझते हो कि नहीं समझते? मैं उस चैनल को देखती तो एंटरटेनमेंट के लिए हूँ, लेकिन वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। समझते हो? तो देखो चीज़ों को, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि मुझे सिर्फ एक्चुअली वो फ़नी कंटेंट बनाते हैं तो अच्छा लगता है देखना, बट ये नहीं कि सिर्फ हमें फ़नी वीडियोस देखने हैं। नो, फ़नी वीडियोस से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। जैसे एग्जांपल आपको मैंने बताया। तो नेक होल्डिंग कब आता है? 3 मंथ में। आपको अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 3 के अंतराल पे हम चलेंगे। तो नेक होल्डिंग हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 6 मंथ में सिट विद ओन सपोर्ट।
अब उसने गर्दन तो होल्ड करनी शुरू कर दी, अब उसे बैठना है तो बैठना शुरू करना है, तो बैठेगा वो तो सबसे पहले विद सपोर्ट बैठेगा, ठीक है। तो अब वो 6 महीने में सपोर्ट से बैठने शुरू करता है और रोल्स ओवर बैक टू फ्रंट, बैक से बैठना शुरू करेगा। समझते हो कि नहीं समझते? कमर से बैठा जाता है तो कमर वाले हम रोल कर देंगे, रोल ओवर बैक टू फ्रंट, समझ आ गया। फिर आता है 9th मंथ में। 9th मंथ में क्या होगा, वो विदाउट सपोर्ट, अभी तक तो वो 6 मंथ में सपोर्ट से बैठ रहा था, उसके बाद क्या होगा, विदाउट सपोर्ट बैठेगा। अब विदाउट सपोर्ट बैठने लगा तो थोड़ा थोड़ा चलेगा भी, थोड़ा थोड़ा चलेगा भी, तो चलने लगा। पुल्स टू स्टैंड, ये हम छोड़ दो, दो पॉइंट याद कर लिया। सबसे पहले तो सिट विद सपोर्ट, अब सपोर्ट से तो वो इधर बैठ रहा था, विदाउट सपोर्ट बैठने लगा, उसके साथ साथ वो क्या करने लगा, थोड़ा थोड़ा क्रॉल करने लगा। क्रीप का मतलब वो होता है जो क्रीप क्या, जैसे रेप्टाइल्स चलते हैं, राइट, रेप्टाइल्स आर द क्रीपर्स, ऐसे एनसीईआरटी में लिखा है। तो क्रीप क्या होते हैं, जो रेंग के चलते हैं। हाँ, अब मुझे शब्द याद आया, जो रेंग के चलते हैं, तो वैसे रेंग के चलने लगता है, जैसे केकड़ा क्रॉल करता है इस तरह से वो बच्चे चलने लगते हैं। उसके बाद अब वो विदाउट सपोर्ट होने लगा, थोड़ा थोड़ा चलने लगा। अब जब उसका और डेवलपमेंट होगा तो वो एक हाथ के सपोर्ट से चलने लगेगा। वॉक विद वन हैंड हेल्ड और इंडिपेंडेंटली हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सब में तो नहीं हो सकता है ना, जो मोस्टली में होता है हम वो चीज़ लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि इसे पता ही नहीं है। तो वॉक विद वन हैंड हेल्ड, यानी यही बात है, जैसे वहाँ पे सपोर्ट से बैठ रहा था, यहाँ सपोर्ट से चल रहा है, दीवार के सपोर्ट से, बेड की सपोर्ट से, चेयर की सपोर्ट से वो चल रहा है, समझते हो। इसके बाद हम अगले मंथ में आएंगे तो वॉक वेल, अच्छे से वॉक करेगा। देखो ये देखो कि एक स्टेज में वो थोड़ा इस सपोर्ट के साथ है, दूसरे में वो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। तो जैसे हमने देखा था 6ठे महीने में वो सपोर्ट के साथ बैठ रहा था, लेकिन उसके बाद विदाउट सपोर्ट वो बैठने लगा था। उसके बाद वो सपोर्ट के साथ चल रहा था, उसके बाद वो विदाउट सपोर्ट चलने लगा था। उसके बाद अब वो रन्स करेगा क्लम्सली, यानी इसका मतलब होता है कि जैसे बच्चे भागते हैं ना, गिर जाते हैं, तो अभी वो प्रॉपर भाग नहीं पाता लेकिन भाग पाता है, प्रॉपर नहीं बट भागने के तो काबिल वो हो गया। तो उसका मतलब है रन्स यानी भागने लगा। और जब वो भागने लगा तो उसके साथ साथ वो स्टेयर्स भी चढ़ने लगा सपोर्ट के साथ। देखो एक होता है भागना, अभी मैं बताती हूँ ये चीज़, भागना और स्टेयर चलना कैसे याद करोगे कि कब भागता है कब स्टेयर चलता है। देखो यहाँ पे रन क्लम्सली, यानी वो लड़खड़ाता हुआ भागता है, ठीक है, कभी भी गिर भी जाता है। अब लेकिन 2 साल में वो भागना बिल्कुल परफेक्ट उसका हो जाता है, वो भाग सकता है। अब आप मुझे ये बताओ, भागना ज़्यादा ईजी है या सीढ़ियाँ चढ़ना ज़्यादा ईजी है? ऑफकोर्स भागना, क्योंकि वो आप प्लेन सरफेस पे कर रहे हो। तो जब वो प्रॉपर तरीके से चलना सीख लेता है, रन्स वेल, तो वो सिर्फ 2 पैर ही चढ़ पाता है। और जब वो लड़खड़ा के भागता है तो वो क्लाइंब स्टेयर विद सपोर्ट, तो सपोर्ट के साथ चढ़ सकता है, यानी वो मेहनत करे अपने लेवल के हिसाब से। जब वो चल रहा है, भाग रहा है, इधर उधर ऐसे वैसे भाग रहा है, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ता है सपोर्ट के साथ। जब वो अच्छी तरह से भागना शुरू कर देता है तो 2 फीट पर स्टेप। क्या होता है कि आपने जैसे देखते होंगे बुज़ुर्ग लोग जो आते हैं, ठीक है, असल में मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं वो एक पैड़ी पे 2-2, मतलब कैसे बताऊँ मैं, एक पैड़ी पे चढ़े, वहीं दोनों पैर रख दिए, फिर अगला पैर दूसरी पैड़ी पे रखा, उसके बाद दोनों पैर रखे। हाँ, हम तो अल्टरनेट पैर करके चढ़ते हैं ना, हम एक स्टेप पे 2 पैर रखते हैं? नहीं रखते, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं या बिल्कुल बूढ़े लोग होते हैं वो करते हैं। तो इस तरह से 2 स्टेप यानी 2 फुट एक स्टेप पे रखते हैं, तो इस तरह से बच्चा चलता है। उसके बाद इसे याद कर सकते हो, 3 साल में ट्राईसाइकिल चलाता है, 3 साल में ट्राईसाइकिल चलाता है और इस क्लाइंबिंग स्टेयर्स विद अल्टरनेटिंग फीट, यानी जैसे हम चलते हैं मैच्योर एडल्ट, इस तरह से ही बच्चे चलने लगते हैं। हॉप्स ऑन 1 फुट स्किप्स, अब वो क्या करने लगता है, कूदने लगता है, एक पैर पे खड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे स्किप स्मूथली एकदम मतलब कूदने लगता है। बैलेंस ऑन 1 फुट फॉर 10 सेकेंड, एक पैर पे खड़ा हो सकता है 10 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे समझ आ गया आपको कि क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, ये मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट की, जिसमें मैंने आपको बताया था फिंगर एंड हैंड्स एंड पाम, इन सारी चीज़ों की जो मसल्स होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है।
तो सबसे पहले ब्रिंग हैंड टू मिड लाइन, यानी बच्चा अपने हैंड को मिड लाइन की तरफ लाता है। मिड लाइन बोले तो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो कि क्या होती है, चेस्ट, स्टर्नम, है ना, ये वाली होती है ना मिड लाइन। होल्ड्स रटल ब्रीफली, इतना मत याद रखो। पाल्मर ग्रैस्प, एक्चुअली क्वेश्चन आता है इससे। पाल्मर ग्रैस्प होता है और एक होता है पिंसर ग्रैस्प। क्या होता है बताती हूँ। देखो पाल्मर, पाम क्या होती है, पाम होती है ना आपकी हथेली, तो वह हथेली में कोई भी चीज़ पकड़ सकता है, जैसे फीडर, ठीक है, फीडर नहीं, चूशनी, जो क्या बोलते हैं उसे, चूशनी, पता नहीं एग्जैक्ट, मुझे कोई याद नहीं आ रहा उसका, चुसनी, पता नहीं, जो भी है ना, ठीक है, वो बच्चे चूसते रहते हैं, तो वो हल्का होता है या खाली फीडर है वो पकड़ लेते हैं, तो पाम से पकड़ते हैं, ठीक है, फिंगर से नहीं, पाम से पकड़ते हैं। तो पाल्मर ग्रैस्प, ट्रांसफर ऑब्जेक्ट हैंड टू हैंड। अब एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन पाम से। अब हम बात करते हैं उससे नेक्स्ट मंथ में। देखो मंथ मैं यहाँ पे फोकस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने आपको बता दिया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 2, 3, 4, 5 साल। समझते हो कि नहीं समझते, ठीक है। अगर यहाँ तक भी समझ नहीं आ रहा तो वीडियो दोबारा से देखना, ये माइलस्टोन वाली दोबारा से रिपीट कर देना, क्योंकि आगे चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। वैसे तो मुझे पता है इतना तो समझ आ गया होगा, इतना इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश आपको कर रही हूँ। तो पाल्मर ग्रैस्प हो गया, पाम से पकड़ने लगा। अब 9 महीने तक आते आते वो क्या करेगा, पिंसर ग्रैस्प। पिंसर का क्या मतलब होता है, थंब एंड फिंगर। थंब एंड फिंगर से वो चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है। थंब एंड फिंगर से, जैसे पेन को पकड़ना, थंब एंड फिंगर से पकड़ना। तो लेकिन वो क्या होते हैं, इमेच्योर होती है, अभी वो पकड़ इतनी मजबूत नहीं होती है। तो ये क्या है, इमेच्योर पिंसर ग्रास्प। समझते हो कि नहीं समझते। मैं इस पे फोकस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है, ये शायद बुक के पीछे दिया हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो चीज़ बुक के पीछे एमसीक्यू दिए होते हैं ना चैप्टर के बाद में, वो चीज़ ज़रूर पढ़ना, उससे भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, चैप्टर पढ़ूँगी, उसके बाद जो चैप्टर के बाद एमसीक्यू होते हैं उन्हें मैं सॉल्व करती हूँ। तो आप भी ये चीज़ किया करना, ठीक है। और अगर आपके पास वो बुक नहीं है जिसमें एमसीक्यू है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फ़ोटो डाल दिया करूँगी उसका भी, नोट्स के साथ ही अटैच करके, आप मुझे बता देना। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट मंथ में। अब यहाँ पे मैच्योर था ग्रेस्प, ठीक है, अब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर पिंसर ग्रेस्प। तो क्या हो जाएगा, अब वो मजबूती से चीज़ों को पकड़ लेता है। एंड रिलीज ऑब्जेक्ट ऑन रिक्वेस्ट। अब वो रिलीज़ कर देता है ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट पे। आप बच्चे को, कोई जैसे बच्चे ने पेन पकड़ा है, आप उसे कहोगे कि छोड़ दो तो वो छोड़ देगा। तो दिस इज नोन एज मैच्योर पिंसर ग्रास्प एंड रिलीज ऑब्जेक्ट ऑन रिक्वेस्ट। अब इसके बाद देखते हैं कि टावर ऑफ 2 क्यूब्स बनाता है, टावर ऑफ 3 क्यूब्स बनाता है, 3 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते। बस अब सीरीज से चल दोगे कि 2 क्यूब का टावर, फिर 3 से 4 क्यूब का टावर, फिर 6 का टावर और फिर 9 का टावर। समझते हो। अब इसके बाद कॉपीज क्रॉस एंड कट पेपर विद सीजर आ जाएगा, फिर कॉपी ट्रायंगल। ये बात समझ आया। यहाँ पे कॉपी क्रॉस और यहाँ पे कॉपी ट्राइंगल। क्रॉस कैसे याद रखोगे, देखो 4 में भी तो इस तरह से क्रॉस आ रहा है ना, तो इस पे क्या आ जाएगा, कॉपी क्रॉस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉपी ट्राइंगल। और टाई शू लेस, ठीक है, 5 साल का बच्चा अपने शू लेस खुद बांध लेता है। यहाँ पे 5 साल में आप ये याद करना कि वो क्या करता है, अपने स्कूल के काम खुद करने लगता है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड हियरिंग की, जिसमें कूइंग साउंड होता है, जैसे कि ओ ऐसे करता है ना बच्चा, ओ इस तरह से, जब वो एक्साइटेड होता है तो ओ करता है, ठीक है। तो कूइंग साउंड्स होती हैं, टर्न्स हेड टू साउंड सोर्स। अब कोई बोल रहा है, मान लो कि बच्चा ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठा है, कोई साउथ से आवाज़ देगा तो साउथ की तरफ फेस करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टर्न्स हेड टू साउंड सोर्स। इसके बाद आता है मोनोसिलेबिक, यानी एक शब्द मोनो। तो ड ब म, बाई 2 ड ड, म का पापा, ये सारी बातें। अब 1 से 2 वर्ड जैसे मामा पापा। जरगन, जो भी इसे बोला जाता है, तो जार से 4 याद कर सकते हो, 4 और जार याद हो जाएगा ना। तो ये किस में होता है, 4th नंबर पे होता है। 4th नंबर कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, तो 3 4 12 मंथ में। समझते हो या नहीं समझते। अच्छा गलत हो गया ये, सॉरी 4 शब्द होते हैं इसमें, जार और 4 शब्द ये बोलने लगता है, ठीक है।
गलत मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जार और चार कैसे याद करोगे कि 4 शब्द यहाँ पे मीनिंगफुल बोलने लगते हैं, यहाँ से 10 से 15, यहाँ पे 50। और इसके बाद देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना पूरा नाम जानता है और जेंडर जानता है। क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, नेम का तो नहीं पूछेगा लेकिन वो जेंडर का पूछता है कि जेंडर बताओ उसे कौन से महीने में पता चलता है, तो दैट इज़ थर्ड साल में, महीने में नहीं साल में, तीसरे साल में बच्चे को पता चल जाता है उसका जेंडर और वो अपना पूरा नाम जानता है और पूछता है क्यों, कि ये क्यों चल रहा है, ठीक है। मेरा भाई, ठीक है, हम लखनऊ जा रहे थे तो वो पूछा मालगाड़ी में क्या जाता है, ठीक है, पूछता था वो। हम ट्रेन से जा रहे थे कि मालगाड़ी में क्या जाता है, तो हम बोले मालगाड़ी में माल जाता है। सब हंस रहे, पास वाले भी, ठीक है। ट्रेन में यही रहता है, कोई एंजॉय का तो सोर्स होता नहीं है, तो आसपास के लोगों को हंसाओ और ख़ुद भी हंसो, एंजॉय करो, ठीक है, यही तो है रास्ते में। और क्या करें बताओ, फ़ोन देख देख के भी इंसान बोर हो जाता है। फिर उसके बाद टेल स्टोरीज़ बताता है, बच्चे बहुत स्टोरी बताते हैं। मेरा जो छोटा भाई है वो इतना बातूनी था, मतलब वो ऐसा था कि घर में मन लगाए रहता था। अब तो खैर बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट्स अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आता है 5 साल में, मैंने आपको बताया था कि स्कूल वाले काम करते हैं कि फ्लुएंट स्पीच बोलने लगता है बढ़िया से, अंडरस्टैंड अपोजिट एनालॉगीज, समझता है अपोजिट बातों को भी, तो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं पर्सनल एंड सोशल विजन। सोशल स्माइल करने लगता है 2 मंथ में, फिक्सेस एंड ट्रैक्स लाइट 180 डिग्री पे, फिर रिकॉग्नाइज मदर केयर गिवर। अब यहाँ पे वो क्या करता है, मदर को पहचानता है, केयर गिवर को पहचानता है। देखो हमारे यहाँ कहना भी ठीक नहीं होगा, आजकल बस गांव देहातों में मोस्टली ये चीज़ है कि माएँ ही बच्चे का ख्याल रखती हैं, वरना सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे उनकी मदर जॉब करती हैं वहाँ पे बच्चा उनके साथ नहीं रहता। रिकॉग्नाइज मदर, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी, मेरा भाई बीच में आ गया था कुछ पूछने, तो मैं आपको बता रही थी कि क्या बता रही थी मैं, हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जो गांव वाले होते हैं वहाँ तो माँ ही माँ होती है, बाकी जो औरतें जॉब करती हैं वो क्या करती हैं, उनके बच्चे कौन संभालते हैं, आप ही बताओ, केयर गिवर, जो घर में नौकरानी होती है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं बताती हूँ, जो घर में काम करती है, खाना बनाती है। चलो मैं आपको शुरू से शुरू करके बताती हूँ कि एक औरत है और एक आदमी है, उन दोनों की शादी हो गई, उनका एक बच्चा है, दोनों जॉब करते हैं। दोनों जॉब, देखो जॉब का टाइम जो होता है वो 8 से 6 या 10 से 6, जैसे भी होता हूँ, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन 10 से 6 तो मैं मानती हूँ कि 8 घंटे मिनिमम होते हैं इतने, ठीक है। 10 से 6 की जॉब है। अब एक औरत वो बाहर काम भी कर रही है, वो घर पे आके काम तो कर नहीं सकती, ठीक है। तो अब उसने क्या लगा, वो भी इनके लिए जो इतना कमा रहे हैं, देखो जो स्कूल में जॉब करते हैं वो इतना नहीं, कॉलेज में देखो, अब मैं क्या बताऊँ, आपको पता ही है कि किस किस डिपार्टमेंट में अच्छी सैलरी है, किस में नहीं है, हम वो चीज़ बात नहीं करते। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो जो थकी हारी 6 बजे घर आएगी और उसका बच्चा रोने लगे तो वो चिड़चिड़ाएगी कि नहीं चिड़चिड़ाएगी, वो चिड़चिड़ाएगी ऑब्वियसली। उसे इतनी टेंशन दिमाग में होती है जब इंसान मेंटली, क्योंकि किसी बॉस ने डांट दिया, किसी साथ वाले से लड़ाई हो गई है, अब वो हस्बैंड आ रहा है उससे चिड़चिड़ापन, तो घर का माहौल इससे क्या होता है, ख़राब होता है जब दोनों जॉब करते हैं। तो एक्चुअली मैं जॉब के तो ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट एवरीथिंग शुड बी इन अ सिस्टमिक वे। औरत को इतना जॉब करना क्यों, देखो जहाँ उसे ज़रूरत है वहाँ करे, लेकिन सबके लिए ठीक है। शायद कुछ बच्चे कहें कि ये क्या है, हाँ ऐसा होता है। तो वो माएँ ध्यान नहीं दे पाती अपने बच्चों पर, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इफेक्ट क्या होता है, बच्चे अपनी माँओं से ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। ये चीज़ आप अपने आसपास देखते होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप नोट करोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि वो माएँ जो जॉब करती हैं उनके बच्चे उनसे इमोशनली इतना कनेक्ट नहीं होते कंपेयर टू दोज जो बच्चे के साथ 24 घंटे घर में रहती है। बिकॉज नेचर ने माँ की मोहब्बत बच्चे के दिल में ज़्यादा रखी है, और माँ ही उसे ना मिले एक केयर गिवर उस तरह से मोहब्बत कर सकती है जिस तरह से माँ करती है, 100% नहीं। अगर आप कहते हो कर सकती है तो मतलब आपका जो ब्रेन है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता एक माँ की जैसी मोहब्बत कोई केयर गिवर करे, पैसे के लिए करेगी ना, वो माँ के किसी पैसे के लिए करती है,
नॉट पॉसिबल। तो हो ही नहीं सकता कि केयर गिवर माँ से ज़्यादा मोहब्बत करे, या माँ के जैसी, ज़्यादा की तो मैं बात भी नहीं करती, माँ के जैसी भी मोहब्बत वो नहीं कर सकती। तो माँ को चाहिए बच्चे को ज़्यादा टाइम दे, ठीक है। पैसा पैसा बाद में है, पहले वो उसका माँ है वो पहले, ठीक है। चलिए बहुत ज़्यादा बात हो गई है, तो वो पहचानने लगता है माँ को और उसका स्ट्रेंजर एंग्जाइटी स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। वे यूज़ करता है बाय बाय प्लेस पीकाबू, ये नया मुझे पता चला, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। ये होता है झा झा, जैसे हम पर्दे में छुप जाते हैं और बच्चे को कहते हैं झा, तो ये होता है प्लेस पीकाबू, यानी बच्चे को पता चलता है कि जो चीज़ यहाँ पे है तो वो पर्दे के पीछे है लेकिन वो दिख नहीं रही है, लेकिन वो यहाँ पे है। इस तरह से बच्चों का माइंड डेवलप होता है। फिर कम्स व्हेन प्ले सिंपल बॉल, कम्स व्हेन कॉल्ड, जब उसे बुलाया जाता है तो वो आता है। इंडिकेट वांट्स बाय पॉइंटिंग, बताता है कि उसे ये चाहिए। फीड सेल्फ विद स्पून, खुद से खा सकता है। कॉपी डोमेस्टिक कोर्स, यानी जो आपको पता है ना कि बच्चे किचन में बच्चे, देखो फिर से वही माँ वाली बात आ गई कि बच्चे माँ के साथ लगे रहते हैं। माँ किचन में है तो किचन में रहेंगे, माँ कमरे में तो कमरे में रहेंगे। इवन तो माँ टॉयलेट जाती है तो टॉयलेट इतने में रोने लग जाते हैं। मेरी आंटी हैं, ठीक है, आंटी अभी तो नहीं है एक्चुअली, उनकी डेथ हो गई है। सो वो उनका जो बेटा था वो टॉयलेट जाते थे तो वो रोने लगता था। तो बच्चे इतने ज़्यादा अटैच एक माँ से होते हैं, वो क्या केयर गिवर से हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो वो बच्चे जो होते हैं डोमेस्टिक कोर्स को कॉपी करते हैं। पैरेलल प्ले ड्रे, ये अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट होती है। ड्रे बाय डे टॉयलेट अवेयरनेस उसमें आती है, यानी दिन में, अगले महीने रात में आ जाती है कि ड्राई बाय नाइट, अब उसे रात में भी ड्राई ही चाहिए, गीला नहीं चलेगा। गोज टू टॉयलेट इंडिपेंडेंटली, देखो ये एक एक करके बढ़ रहा है ना, यहाँ पे दिन में था, यहाँ पे रात में, अब यहाँ पे वो खुद से टॉयलेट जाने लगा। और यहाँ से तो 5वें साल में मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलता है। ड्रेस एंड ड्रेस, स्कूल वाली चीज़ें थी तो स्कूल के लिए ड्रेस पहनता है, याद कर सकते हो, वैसे तो घर के लिए भी पहनेगा। और अनड्रेस करता है। समझते हो कि नहीं समझते? अब मैं नहीं मानती कि ये माइलस्टोन आप भूल सकते हो, और ये एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है डेवलपमेंटल असेसमेंट एंड डेवलपमेंटल डिले। देखो डेवलपमेंटल, देखो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेवलपमेंटल डिले हम देख लेते हैं। डेवलपमेंटल डिले क्या होता है कि डेवलपमेंट डिले अगर व्हेन अ चाइल्ड does not reach expected developmental milestone compared to peers of the same chronological age। मान लो एक बच्चे का जो एज है वो 1 साल है, 1 साल में वो नहीं कर पा रहा जो कि 1 साल का बच्चे को करना चाहिए। जैसे 1 साल का हम देख लेते हैं, मैं इतना दिमाग क्या लगाऊं। 1 साल का वो पिंसल ग्रैप्स उसकी मैच्योर हो जाती है। अब किसी बच्चे की इमेच्योर है तो क्या करेगा, इसका मतलब वो डेवलपमेंटल डिले है। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिले 2SD ब्लूमिन, इट हैज़ 2 अगर वो देखो हमने पढ़े 4 फैक्टर्स, क्रॉस, फाइन, लैंग्वेज और ये, इसमें अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा में डिले है, इसका मतलब वो क्या है, डेवलपमेंटल डिले इसे कहा जाता है। अब इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। देखो प्रीनेटल में क्या हो जाएगा, उसे कोई एनोमली है क्रोमोसोमल, लाइक डाउन सिंड्रोम, माइक्रोसेफेली, टॉर्च हो सकता है और मेटाबॉलिज्म एरर हो सकता है। पेरीनेटल यानी बर्थ के दौरान क्या हो सकता है, एस्फेक्सिया, देखो एस्फेक्सिया होगा, एस्फेक्सिया की वजह से क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा, इस्चीमिया की वजह से क्या हो जाएगा, जो अगर वो लॉन्ग टाइम तक रहा तो डेथ हो जाती है टिश्यूज़ की, तो वहाँ के टिश्यू फिर काम नहीं करते हैं। प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, न्यूनेटल इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में सब आपको समझ आ जाएगा क्योंकि वो चैप्टर ही पूरा इसी पे बेस है। पोस्ट नाइटल क्या होता है सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम बात करते हैं दंत विज्ञान की। दंत विज्ञान से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेरे नोट्स हैं वो पूरे नहीं है, बाकी जो इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया श्लोक तो पढ़ना ही नहीं है, बाकी देखते हैं कि दंत की परिभाषा क्या है। दंत अस्थि की उपधातु है, समझते हो, अस्थि धातु का उपधातु माना गया है। दंत उत्पत्ति किससे होती है, अस्थि और मज्जा से होती है, याद रखेंगे। सकृज, देखो सकृजात और द्विज,
तो वो जो जीवन में केवल एक बार निकलते हैं, और ये वो हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। ठीक है, जो एक बार निकलते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, और जो 2 बार निकलते हैं वो डेसिडुअस या फिर टेम्परेरी टीथ उन्हें कहा जाता है। दंत की उत्पत्ति क्या है, दंत संपत्ति क्या होता है, इसका श्लोक से मैं आपको बताऊंगी, और डिफेक्टिव क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा। अति दंत, देखो किसी के ज़्यादा दांत है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। क्रूक्ड हैं, विवर्ण हैं और ड्वार्फ है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। इसमें हम श्लोक फिर से याद नहीं करना है। बाकी क्या कह रहे हैं कि इसकी देखो उपद्रव इसके याद रखें कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो क्या क्या होता है, ज्वर, अतिसार, कास, वमन, शिरशूल, तृष्णा, अरिद्रा, मसूड़ों में शोथ। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या नहीं होता है। ऑप्शन पता है क्या दे रखा है, ज्वर, अतिसार, कास और एक दे दिया राज्यक्षमा। तो क्या नहीं होता, राज्यक्षमा नहीं होता है। चिकित्सा सिद्धांत क्या हो जाएगा, अगर किसी को ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो सबसे पहले तो वो स्वयं ही शांत हो जाती हैं, आपको चिकित्सा देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नेचुरल प्रोसेस। जो मोस्टली नेचुरल प्रोसेस होती है ना प्यारे बच्चों, उनके लिए बेहतर यही होता है कि आप उसकी चिकित्सा ना करो। समझते हो कि नहीं समझते, आप उसकी चिकित्सा ना करो। अगर वो इतना सीवियर नहीं है, जैसे मौसम बदलता है तो आपको नज़ला हो जाता है, दैट्स ओके, उसके लिए अब आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, आप ड्रग डिपेंडेंट हो जाओगे, आपको फिर छोटी मोटी बीमारी के लिए भी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली दांत निकलते हैं तो नेचुरली ही ये परेशानी होती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि इसकी चिकित्सा ना करें। कब तक ना करें, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो जाए, एक्सट्रीम पेन ना होने लगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अत्यधिक उग्र औषधि का प्रयोग वर्जित है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ इसका उपचार करना चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पिपलीधा त्रिफल यष्टि मधु को मधु में मिलाकर मसूड़ों पर मर्दन करना चाहिए, दंत धावन करना चाहिए। यष्टि मधु और आहार, यानी ऐसा आहार खाना चाहिए जो इजीली, ठीक है, आपके दांतों पे ज़्यादा ना लगे। फिर हम मॉडर्न एस्पेक्ट पढ़ते हैं, तो जो प्राइमरी होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है ठीक है, अच्छा ये याद रख सकते हैं कि जो स्टार्ट अराउंड 6 मंथ, ठीक है, और वो कौन सा निकलता है, लोअर सेंट्रल इंसिजन निकलता है, कंप्लीट बाय 2.5 to 3 ईयर्स। ये देखो इरेप्शन टाइम याद करेंगे कि सबसे पहले जो दांत निकलता है वो मॉडर्न के हिसाब से 6 महीने में निकलता है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से 8 महीने में निकला हुआ दांत सबसे ज़्यादा उत्तम होता है, सर्वगुण संपन्न होता है। तो मॉडर्न के हिसाब से 6 मंथ में, और सबसे पहले कौन सा निकलता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर निकलता है। और कब तक सारे दांत निकल जाते हैं, ऑल 2.5 से 3 साल तक। इसका डेंटिशन आपको पता ही है 2102/2102। इरप्शन का सीक्वेंस आप याद कर सकते हो फॉर MCQ। तो सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रल इंसीजन निकलते हैं, फिर लेटरल निकलते हैं, फिर फर्स्ट मोलर, फिर कैनाइन एंड फिर सेकेंड मोलर। इसके बाद सेकेंडरी की बात करते हैं तो 32 होता है इनका इरप्शन टाइम। 6 देखो इजी है, यहाँ पे 6 माह था, यहाँ पे 6 साल हो जाएगा, तो कोई याद करने में आपको दिक्कत होगी, होनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 6 ईयर मोलर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या निकलता है, सबसे पहले फर्स्ट परमानेंट मोलर निकलता है, तो इस क्या कहा जाता है, 6 ईयर मोलर एंड कंप्लीट बाय 18 to 25। ठीक है, थर्ड मोलर। बाकी आपको पता ही है, जो अक्कलदाढ़ होती है, विजडम टीथ होता है, वो पता नहीं कभी किसी में निकलते हैं, कभी निकलते भी नहीं है। ठीक है, तो परमानेंट डेंटिशन 2.23/2123। मॉडर्न मैनेजमेंट क्या होता है कि सबसे पहले तो रीअश्योर पेरेंट्स को करो कि एक नेचुरल फिनोमेना है, क्लीन चिल टीथ रिंग्स विथ, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ करो कपड़े से, फिंगर से एनाल्जेसिक्स दे दो अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो, एंड अवॉइड टॉपिकल बेंजोकेन ड्यू टू। ठीक है, बस इतना था। अब मैं आपको दंत विज्ञान में जो एक्स्ट्रा मुझे बताना है वो बता देती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं दंत उद्भव की अवस्थाएं। जब दंत निकलते हैं तो क्या क्या अवस्थाएं वहाँ पे होती हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है निश्चित, यानी गर्भावस्था में ही बालक के मसूड़ों में दंत अंकुर के रूप में दांतों की अस्तित्व आना। यानी देखो, अस्तित्व आने का मतलब ये है कि जो मसूड़ों के नीचे है ना, वहाँ पे दांत का सॉकेट, आपने देखा होगा ना सॉकेट, ये जो होता है तो वो सिर्फ आने लगेगा मूर्तिमान। इसमें क्या होगा, मसूड़ों के अंदर ही अंदर दंत अंकुरों को बढ़ाकर दांतों का रूप धारण करना। अब वो दांतों का रूप धारण करने लगे। अभी देखो ये सिर्फ आपके ऐसे ऐसे मलबा पड़ा था, अब यहाँ पे मलबे ने एक अपना धारण कर लिया रूप। उद्भेदन, उद्भेदन क्या होगा, मूर्तिमान दांतों का मसूड़ों को विदीर्ण करके बाहर निकलना। अब उसे फाड़ के बाहर निकल जाते हैं। दंत उत्पत्ति, ये देखो क्या होता है, सामुदक क्या होता है कि दंत 6 प्लस नित्य पतन। दंत उत्पत्ति का मतलब क्या होता है,
तो यहाँ पर ये इनके प्रकार हैं, ये इस तरह के दांत होते हैं। तो कौन कौन से अच्छे हैं? सामुदक अगर होते हैं तो ये एक प्रकार है, ठीक है। तो उनमें अगर सामुदक होते हैं तो वो दंत क्षय होता है और उनका नित्य पतन होता रहता है। और संवृत का मतलब होता है अधन्य यानी अप्रशस्त होते हैं और मलिन होते हैं। विवृत का मतलब देखो, संवृत का मतलब होता है पूरा ढका होना, बंद हो जाना। विवृत का संवार, विवार, ये सब पढ़ा है ना हमने, नाद, घोष, अघोष, ये सारे शब्द अक्षर पढ़े थे। तो उसमें भी यही था कि जिसमें मुंह पूरा खुल जाए, जिसमें मुंह बंद हो जाए। तो विवृत में मुंह बंद नहीं होता, तो इसमें ओष्ठ से ढके नहीं रहते हैं, ठीक है। जो होठ हैं आपके दांत को ढक नहीं पाते, तो दांत इतना ज़्यादा आगे को होते हैं, ठीक है। तो लालस राव उनका होता है जब मुंह खुला रहेगा, वो दांत गंदे रहते हैं। जब खुले रहते हैं विवर्ण होते हैं, यानी उनका प्राकृत वर्ण नहीं होता, सदा दंत रोग युक्त होते हैं। दंत संपत्ति का मतलब है श्रेष्ठ दंत है और प्रशस्त दंत है। दंत उत्पत्ति काल चतुर्थ मास में, देखो यहाँ पे दंत उत्पत्ति काल याद करना इंपॉर्टेंट है कि चौथे महीने में निकले दांत के फीचर्स क्या होते हैं? दुर्बल होता है, आशु क्षयीण होते हैं यानी जल्दी गिर जाते हैं और रोग युक्त रहते हैं, आम में बहुल। पंचम मास में क्या होता है? स्पंदन यानी हिलने वाले, प्रहर्ष युक्त यानी उसमें ठंडा गर्म लगता है, आम में बहुल्य यानी रोग युक्त। षष्ठ मास में टेढ़े मेढ़े होते हैं, मलग्राही होते हैं, विवर्ण होते हैं और गुण दंत कृमि युक्त होते हैं। सप्तम से याद कर लोगे 7 2, तो 7 यानी 7, 2 मतलब द्विपुटा यानी 2 मूल युक्त से, यानी एक मूल से ही 2 दांत निकल जाते हैं। इस फुटन चटकने वाले। राजिमान मतलब रेखा, राजिमान सर्प भी हमने बताया था जिसमें रेखा होती है। खंड यानी टूटे हुए, रूक्ष होते हैं, विषम और उन्नता, उन्नता मतलब आगे निकले हुए होते हैं। अष्टम में इन्होंने बोला है सर्व गुण संपन्न वाले होते हैं, यानी जो दांत 8 महीने में निकलते हैं वो सर्व गुण संपन्न होते हैं, लेकिन मॉडर्न कहती है कि 6 महीने में दांत निकलते हैं। प्रशस्त दंत के लक्षण क्या है? पूर्णता, समता, घनता, शुक्लता, स्निग्धता, सुलक्षणता, निर्मलता, निरायामता, किंचित उत्तरो उन्नता, दंत बंधना नाम, ठीक है। च समता, रक्तता, स्निग्धता, बृहद घन स्थिर मूलता, च इति दंत संपत्ति उच्यते। इसकी ट्रिक यह है कि पूरा सामान घना सफ़ेद है, चिकना साफ रंग नखेद, थोड़ा ऊंचा बंधन समान, लाल चिकना, बड़ा घना, जड़ मजबूत महान। तो एक राइम है, राइम से याद कर सकते हो। पूर्णता मतलब पूरे होने चाहिए, सामान होने चाहिए, घन होने चाहिए, शुक्ल यानी सफ़ेद होने चाहिए, स्निग्ध होने चाहिए, सुलक्षण चिकने होने चाहिए, निर्मलता होना चाहिए, रोग मुक्त होने चाहिए, थोड़े से बाहर को निकले होने चाहिए। दंत बंधना नाम जो उनके मसूड़े हैं वो एकदम बढ़िया सम होना चाहिए। रक्तता यानी रक्त वर्ण के होने चाहिए, स्निग्ध होने चाहिए, बृहद घन होने चाहिए, स्थिर मूल वाले होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि मसूड़े और दांत दोनों हिल रहे। च इति दंत संपत्ति उच्यते, ऐसे ही दांत को क्या कहा जाता है? प्रशस्त दंत कहा जाता है।